गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे एल्गी अर्थात शैवाल का एक सदस्य एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। इसे भूरे शैवालों की श्रेणी में रखा जाता है। यह शैवालों की फ्यूफाइसी वर्ग का एक मेंबर है। इसे हमने लास्ट क्लास यानी पार्ट 1 में प्रारंभ किया था और हमने पार्ट 1 में एक्टोकार्पस शैवाल की थैलस की संरचना का अध्ययन किया था हमने। तो थैलस की संरचना के बाद आज की इस क्लास में हम यानी पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। मेनली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्टोकार्पस थैलस की संरचना का हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था और देखा था कि एक्टोकार्पस में इस प्रकार विभिन्न प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, जिनके अंदर ये इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है और नीचे जो है सतह से जुड़ा हुआ प्रोस्ट्रेट सिस्टम पाया जाता है। इस प्रकार थैलस जो था यह इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट सिस्टम में डिवाइडेड था और हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देखी थी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है थैलस पाया जाता है। हमने स्पोरेंजिया का हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इससे कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये स्पोरेंजिया जो है यहाँ पर यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सभी का अध्ययन, ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया और ये है प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया, इन दोनों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जनन से। जनन या रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया में जनन दो प्रकार से पाया जाता है, अलैंगिक या एसेक्सुअल तथा लैंगिक या सेक्सुअल विधियों से जनन पाया जाता है। शुरुआत करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या अलैंगिक प्रजनन से। वाउचेरिया में अलैंगिक प्रजनन चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, यानी जूस्पोर जो है इनके द्वारा अलैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। और ये जो जूस्पोर्स होते हैं, ये जूस्पोर बाइफ्लैजिलेटेड या द्विकशाभिक जूस्पोर इनमें पाए जाते हैं। ये जो चल बीजाणु होते हैं, इनका निर्माण करने के लिए एक्टोकार्पस में दो प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है। पहले प्रकार की स्पोरेंजिया यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया कहलाती है। यूनि का मतलब एक, लोक्युलर शब्द बना है लोक्यूल से यानी कोष्ठक, यानी ये एक कोष्ठकीय स्पोरेंजिया होती है जिन्हें एक कोष्ठीय चल बीजाणु धानी कहते हैं। दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया प्लूरिलोक्युलर जूस्पोरेंजिया कहलाती है। प्लूरिलोक्युलर का मतलब, प्लूरी का मतलब होता है प्लूरल शब्द से बना है, यानी बहुत सारे, लोक्यूल कोष्ठक, तो बहुत सारे कोष्ठक जब होते हैं उन्हें हम बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर केवल एक ही कोष्ठक पाया जाएगा, एक ही स्पेस पाया जाएगा, जबकि प्लूरिलोक्युलर जो है इसमें बहुत सारे चैम्बर्स पाए जाएंगे। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है कि जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है इसमें जो जूस्पोर्स या चल बीजाणु बनते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बनने वाले जो चल बीजाणु या जूस्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में चल बीजाणु बनते हैं ये सभी डिप्लॉइड होते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जो चल बीजाणु बनते हैं ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो प्रकार के चल बीजाणु बनते हैं। हैप्लॉइड चल बीजाणुओं का निर्माण, हैप्लॉइड जो जूस्पोर्स है इनका निर्माण एक कोष्ठीय बीजाणुधानी या यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में होता है, जबकि डिप्लॉइड जूस्पोर्स या द्विगुणित चल बीजाणुओं का निर्माण बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी या प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में होता है। अर्थ, और ये जो एक्टोकार्पस के जो बीजाणु थैलस होते हैं, एक्टोकार्पस का जो प्लांट होता है यह स्पोरोफाइटिक नेचर का होता है। इसके ऊपर यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया जो है एक ही समय के अंदर बनती है। तो यह जो प्लांट होता है एक्टोकार्पस का, जो कि स्पोरोफाइटिक थैलस होता है, इसके द्वारा दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, अर्थात दोनों प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण जो होता है। अब हम एक एक करके दोनों प्रकार के बीजाणुधानियों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया से। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है एक्टोकार्पस के थैलस का। इसके ऊपर हमें दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है। ये जो थैलस की जो ब्रांच है इसके ऊपर ये जो स्पोरेंजिया लगी हुई है जिसमें केवल एक ही कोष्ठक है,
ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है। सेम इसी प्रकार से यह भी यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, इस प्रकार से यह भी यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है। जबकि यह जो स्पोरेंजिया जो अपेक्षाकृत रूप से लंबी स्पोरेंजिया है, जिसमें हमें छोटे छोटे बहुत सारे कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, ये जो है इसके अंदर बहुत सारे कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, ये है प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। तो ये जो एक ही डायग्राम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही थैलस के ऊपर यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है। यह स्पोरेंजिया यूनिलोक्युलर है और यह स्पोरेंजिया प्लूरिलोक्युलर है। तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम डायग्राम में तो एक्चुअली देख पा रहे हैं कि स्पोरेंजिया जो है किस प्रकार से हमें दिखाई देती है। अब हम इस स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर का और ये किस प्रकार से बनती है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया होती है, ये छोटी उप शाखाओं के शीर्ष भाग पर विकसित होती है। यानी जो थैलस होता है, थैलस की जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, उसके शीर्ष भाग पर जो शीर्षस्थ कोशिका है उससे विकसित होती है और इसके प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, यानी एक ही बीजाणुधानी एक शाखा के शीर्ष पर बनती है। जब इसके द्वारा स्पोरेंजिया का निर्माण प्रारंभ होता है, तब इस शीर्षस्थ कोशिका का साइज जो है, अमाप जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और जब इसका साइज बढ़ता है, अब इसे हम स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी प्रारंभिक के नाम से जानते हैं। तो यह कोशिका जो है अब स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहलाती है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वह यह है कि ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है, यह डिप्लॉइड सेल होती है और इसका केंद्रक जो होता है ये द्विगुणित केंद्रक होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सर्वप्रथम जब इससे स्पोरेंजिया का निर्माण, स्पोरेंजिया में जूस्पोर का निर्माण प्रारंभ होता है, तो सबसे पहला विभाजन इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरेंजियल इनिशियल होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है और इसमें पहला विभाजन जो होता है इसके केंद्रक में, वह अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस प्रकार का होता है, जिससे इससे अगुणित केंद्रक बनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। और उसके पश्चात ये जो हैप्लॉइड केंद्रक बनते हैं, इन सभी के अंदर सामान्य समसूत्री विभाजन होते हैं और लगभग 32 से लेकर 64 तक अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि ये जो बीजाणुधानी प्रारंभिक जो थी स्पोरेंजियल इनिशियल, यह डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होने से हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और इन हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कई समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे करीब 32 से लेकर 64 तक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें बन जाते हैं। यहाँ पर हम इससे देख सकते हैं, डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे हम कि यह जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच की जो शीर्षस्थ कोशिका जो है, यह स्पोरेंजियल इनिशियल की भांति काम करती है। यह आकार में धीरे धीरे बड़ी होती है, इस तंतु का निर्माण होता है, लेकिन शीर्षस्थ कोशिका जो है यह अभी भी स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती है और इसके नीचे वाली कोशिकाएं जो वृंत कोशिका या स्टॉक सेल कहलाती है। और ये सभी कोशिकाएं जो होती है, डिप्लॉइड प्लांट होता है तो सारी कोशिकाएं जो होती है द्विगुणित या डिप्लॉइड सेल्स होती है। धीरे धीरे इस कोशिका के आकार में वृद्धि होती है और इसके केंद्रक जो है, इस केंद्रक में पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो एक केंद्रक जो था, इस केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होने से चार जो है ये केंद्रक बनती है। चारों के चारों जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यानी ये केंद्रक है ये डिप्लॉइड है, जबकि ये चारों केंद्रक है ये बने हैं हैप्लॉइड बनते हैं। इनमें केवल केंद्रक बनते हैं, कोशिका का विभाजन नहीं होता, यानी केवल केंद्रक में विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर विभाजन नहीं होता है। इसके पश्चात ये चारों अगुणित केंद्रक है, इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और इसके अंदर करीब 32 से लेकर 64 तक न्यूक्लियस बन जाते हैं और बहुत सारे क्रोमेटोफोर भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस जो हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, ये एक्स यानी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स भी इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही लोक्यूल पाई जाती है। यहाँ पर केवल केंद्रकों का विभाजन हुआ है, परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, जिससे कोशिकाएं नहीं बनी है। इससे जस्ट अगले स्टेप के अंदर ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य इकट्ठा होने लग जाता है और प्रत्येक केंद्रक के साथ एक क्रोमेटोफोर भी आ जाता है। तो ये इस प्रकार से छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनती है, यानी ये जो संरचना बनती है, प्रत्येक संरचना के अंदर एक केंद्रक होता है, क्रोमेटोफोर होता है और थोड़ा सा जीव द्रव्य इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रकार से जूस्पोर
का निर्माण करने वाली जो है इनिशियल सेल्स का निर्माण हो जाता है। इन्हें हम जूस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक केंद्र के साथ एक क्रोमेटोफोर और थोड़ा सा जीवद्रव्य इकट्ठा होकर छोटी छोटी जो है संरचनाएं बन जाती है, और ये प्रत्येक संरचना अब जूस्पोर में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पर हम डायग्राम से देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजिला का डेवलपमेंट कर लेती है, और फ्लैजिला का डेवलपमेंट होने के उपरांत इस स्ट्रक्चर को हम जूस्पोर कहते हैं। अब इस जूस्पोर के स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यह जूस्पोर जो है पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, नाक रूपी या नाशपति के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, नाक के समान, और इसका शीर्ष भाग नुकीला होता है, आधारी भाग जो है थोड़ा बड़ा होता है, शीर्ष भाग जो है इसका नुकीला होता है। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, एक ये क्रोमेटोफोर होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर इसमें पाया जाता है, स्पष्ट इसमें केंद्रक पाया जाता है, और दो फ्लैजिला बनती है, यानी ये बाइफ्लैजिलेट होता है। दोनों फ्लैजिला जो है इसकी पार्श्व स्थिति पर होती है, लेटरल पोजीशन पर होती है। दोनों फ्लैजिला अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें जो छोटी फ्लैजिला है ये होती है विप्लेस प्रकार की, यानी स्मूथ फ्लैजिला होती है। छोटी फ्लैजिला जो है ये विप्लेस या स्मूथ प्रकार की होती है, जबकि जो बड़ी फ्लैजिला बनती है यह टिंसल प्रकार की होती है। टिंसल फ्लैजिला यानी यह फ्लैजिला जो है इसके ऊपर जो है छोटे छोटे उपांग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह स्मूथ ना होती है, स्मूथ नहीं होती है, और ऐसे फ्लैजिला टिंसल फ्लैजिला कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है इसके अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक जूस्पोर एक बाइफ्लैजिलेटेड यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होती है, और यह जो संरचना है ये हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड ना होकर इसका केंद्रक जो है हैप्लॉइड होता है। जब इस स्पोरेंजिया के शीर्ष भाग पर छिद्र बनता है, स्पोरेंजिया के शीर्ष पर छिद्र बनने से ये सारे जो है जूस्पोर ये मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर बाहर पानी के अंदर आ जाते हैं, और पानी के अंदर तैरते हुए ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। और जब ये उपयुक्त समय आता है गति करते हुए कहीं अन्यत्र पहुंच जाते हैं, और उपयुक्त जगह और उपयुक्त स्थान और उपयुक्त समय आने पर ये जो सारे जूस्पोर है ये भूमि पर जाकर स्थिर हो जाते हैं, और भूमि पर जाकर जब स्थिर होते हैं तो अपना जो अग्रसिरा है इस अग्रसिरे से जाकर भूमि की सतह से जुड़ते हैं, या जिस प्लांट पर ये अंकुरित होते हैं, जिस सतह पर इनका अंकुरण होता है उस सतह से जाकर अपने अग्रसिरे से जाकर उससे चिपक जाते हैं। और चिपकने के उपरांत सबसे पहले इनमें जो फ्लैजिला होते हैं, जो दोनों फ्लैजिला होते हैं, ये दोनों फ्लैजिला जो है ये विलुप्त हो जाते हैं। इस स्पोर के द्वारा दोनों फ्लैजिला को वापस अंदर खींच लिया जाता है, और ये फ्लैजिला जो है विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद में इस जूस्पोर का अंकुरण प्रारंभ होता है, और इससे एक जो है अंकुरण नलिका जो है ये बाहर की तरफ निकलती है, और फाइनली ये जो जूस्पोर जर्मिनेट होकर एक्टोकार्पस के प्लांट का नए प्लांट का निर्माण करता है। लेकिन अब यह जो प्लांट बनता है यह हैप्लॉइड प्लांट होता है। हम इसे बहुत गौर से समझिएगा कि ये जो प्लांट था ये था डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड प्लांट पर हैप्लॉइड जूस्पोर बने हैं, और इनके अंकुरण से पुनः एक्टोकार्पस का प्लांट बनता है। लेकिन यह जो प्लांट बनेगा यह हैप्लॉइड नेचर का होगा, यह जो थैलस होगा वह हैप्लॉइड थैलस होगा, यानी यह गेमेटोफाइटिक थैलस होता है। और सबसे मजे की बात क्या है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो ये डिप्लॉइड थैलस जो था जो कि स्पोरोफाइट बोलते हैं, और ये जो बनता है हैप्लॉइड थैलस जिसे हम गेमेटोफाइट बोलते हैं, दोनों ही देखने में एक जैसे होते हैं। इनकी संरचना बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है, यानी इसका स्पोरोफाइट प्लांट और इसका गेमेटोफाइट प्लांट दोनों दिखने में बिल्कुल समान प्रकार के होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता है। तो इस प्रकार यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर बने हुए हैप्लॉइड जूस्पोर जो है ये अंकुरित होकर एक्टोकार्पस के हैप्लॉइड प्लांट का या गेमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया हमने पढ़ी है, जो कि एक्टोकार्पस में बनने वाली सबसे विशिष्ट प्रकार की स्पोरेंजिया होती है। एक्टोकार्पस में जो दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है उन्हें हम प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया कहते हैं। फिर उसी डायग्राम के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि ये है यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, और ये जो स्पोरेंजिया बनती है यह प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, जिसमें इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे जो है इसमें कोष्ठक बने हुए होते हैं, और इस प्रकार से अनुप्रस्थ जो है पट बने हुए होते हैं। बहुत सारे अनुप्रस्थ पट आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारे अनुप्रस्थ पट है, करीब
20 से लेकर 40 तक अनुप्रस्थ पट जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो पट बनते हैं ये अनुप्रस्थ पट कहलाते हैं। तो करीब 20 से लेकर 40 तक अनुप्रस्थ पट बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये छोटे छोटे इनके अंदर भी कोष्ठक बने होते हैं। तो इस प्रकार पूरी स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे कोष्ठक बने हुए होते हैं और इसीलिए ऐसी स्पोरेंजिया जो है ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया कहलाती है। और इसका आकार जो है ये अपेक्षाकृत लंबी स्पोरेंजिया होती है। अब देखते हैं कि ये स्पोरेंजिया जो है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर उससे पहले हम इस स्पोरेंजिया को थोड़ा और अच्छे से जूम करके देखते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखिए अनुप्रस्थ पट बने हुए हैं। स्पोरेंजिया जो है इन अनुप्रस्थ पट बनने से जो है बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है और ये जो प्रत्येक अनुप्रस्थ पट है इसके बीच में भी इस प्रकार से खड़े पट और बनते हैं, जो वर्टिकल पट और बनते हैं, जिससे इस पूरी स्पोरेंजिया में बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक बन जाते हैं। तो ये हम यहाँ से एक बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से जो डायग्राम जो है हम दिखा रहे हैं और इससे आप प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया को अच्छे से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्यों इसे हम प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया हम कहते हैं। अब पढ़ते हैं ये स्पोरेंजिया जो है इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो जब ये स्पोरेंजिया बनती है उसी प्रकार से जिस प्रकार यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनी थी उसी प्रकार से इसकी शीर्षस्थ कोशिका जो है किसी भी उपशाखा की शीर्षस्थ कोशिका ये स्पोरेंजियल इनिशियल की भांति काम करती है। और किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है ये हम देखते हैं अभी इस डायग्राम के द्वारा। हम इस डायग्राम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्पोरेंजिया है इसकी एक छोटी सी ब्रांच के शीर्षस्थ कोशिका जो है यह स्पोरेंजियल इनिशियल की भांति काम करती है और ये छोटी सी कोशिका जो है ये स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती है। अब इसके पश्चात इस स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर विभाजन प्रारंभ होते हैं, लेकिन ये सभी विभाजन समसूत्री प्रकार के विभाजन होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बिंदु है। एक विशिष्ट पॉइंट है कि जब प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उस समय किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसलिए बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वे सभी कोशिकाएं द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है। दूसरा अंतर कि ये जो कोशिकाएं विभाजित होती है तो इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका विभाजन भी होता है। इसलिए केंद्रक न बनकर इसमें कोशिकाएं बनती है और ये कोशिकाओं में विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कई कोशिकाएं जो है एक सीधी रेखा के अंदर बनती है। इसमें कंटिन्यू विभाजन होता रहता है और विभाजन होने से जो है कई अनुप्रस्थ पट बनते हैं और कुछ अनुदैर्ध्य पट बनते हैं और लगातार जो है यह संरचना जो है कोशिकाओं में विभाजन होने से लगातार बड़ी होती जाती है और असंख्य कोशिकाओं का निर्माण जो है यहाँ पर हो जाता है और धीरे धीरे ये स्पोरेंजिया मैच्योर होना प्रारंभ होती है। तब हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे अनुप्रस्थ पट होते हैं। ये बहुत सारे अनुप्रस्थ पट है जिनकी संख्या करीब 20 से लेकर 40 तक होती है। इसके अलावा प्रत्येक पट के बीच में जो है अनुदैर्ध्य पट पाए जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे कोष्ठक बन जाते हैं। तो कोशिकाएं जो है असंख्य वर्गाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है यहाँ पर। और उसके पश्चात ये जो प्रत्येक कोष्ठ होता है, प्रत्येक कोष्ठ के अंदर जो उपस्थित जो जीव द्रव्य है इस जीव द्रव्य में कायांतरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के केस में कि ये जो कोष्ठक बने हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हम इसे प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम कह रहे हैं। तो इस प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम के प्रत्येक कोष्ठक में स्थित जो जीव द्रव्य होता है यह अब कायांतरण होता है और कायांतरण होके एक जूस्पोर का निर्माण कर लेता है। बनने वाला जो जूस्पोर होता है यह अब इसी कोशिका के अंदर स्थित होता है और जब ये जूस्पोर मुक्त होते हैं उस समय इस स्पोरेंजिया के शीर्ष भाग पर छिद्र बनते हैं और धीरे धीरे ये कोशिकाएं जो है ये जो है इनका जिलेटिनीकरण प्रारंभ होता है और इन कोशिकाओं में उपस्थित जो जूस्पोर है ये धीरे धीरे मुक्त होने लग जाते हैं और उनका डेhiscence प्रारंभ हो जाता है और प्रत्येक जूस्पोर जो मुक्त होने के बाद हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। इन जूस्पोर की संरचना यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बने जूस्पोर के समान ही होती है, लेकिन जो अंतर होता है वह यह होता है ये जूस्पोर जो है डिप्लॉइड होते हैं, जबकि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में जो जूस्पोर बने थे वो सारे
जूस्पोर थे वो हैप्लॉइड नेचर के थे। यहाँ पर जो जूस्पोर बने हैं प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में, चूंकि किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नहीं होता है, अतः बनने वाले सभी जूस्पोर जो है ये डिप्लॉइड होते हैं। और जब इनका अंकुरण होगा तो इनके अंकुरण से पुनः इस प्रकार से डिप्लॉइड एक्टोकार्पस थैलस का ही निर्माण होता है। यानी कहने का तात्पर्य है इन जूस्पोर का निर्माण स्पोरोफाइट प्लांट पर होता है और इनके अंकुरण से पुनः स्पोरोफाइट प्लांट का ही निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया का हमने डेवलपमेंट देखा और किस प्रकार से इसमें जूस्पोर बनते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं और इनके अंकुरण से पुनः स्पोरोफाइटिक एक्टोकार्पस प्लांट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक्टोकार्पस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन जो है यह दो प्रकार की स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। पहले प्रकार की स्पोरेंजिया यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। लेकिन जो मेजर चीज यह है कि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में जब स्पोर का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनने वाले जो जूस्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर का निर्माण होता है उसमें किसी भी प्रकार का मियोसिस नहीं होता है, अतः बनने वाले जूस्पोर जो है ये डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। पार्ट 3 या अगला पार्ट जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच।